Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसका आखिरी जो लेक्चर है आज हम डिलीवर करने लगे हैं। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो इनहिबिटर्स, उसका ये अगला पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने इनहिबिटर को डिफ़ाइन किया था, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल को मेंशन किया, फिर उसके बाद इनहिबिटर्स की हमने कहा था कि दो टाइप्स हैं, एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है और दूसरा हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, इरिवर्सिबल को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने डिस्कस करना है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स नाम से जाहिर है रिवर्स, ऐसा इनहिबिटर जिसके इफेक्ट को दोबारा रिवर्स किया जा सके वो रिवर्सिबल इनहिबिटर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इनहिबिटर्स हुज इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, जिसके इफेक्ट को दोबारा ख़त्म किया जा सके कंप्लीटली या तो मुकम्मल तौर पे और पार्टली या जुज़वी तौर पे। बिकॉज ये क्यों किया जा सकता है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किया था। दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम के साथ वीक लिंकेजेस बनाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका जो एक्शन है वो टेम्पोरेरी इन नेचर होता है, टेम्पोरेरी इन नेचर होता है। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की रिवर्सिबल इनहिबिटर की ये डेफिनेशन है। अच्छा, आगे हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसकी बेसिकली दो बड़ी टाइप्स हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो पहले हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को डिस्कस करेंगे। तो इसके नाम से क्या जाहिर है, कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है कि चीज थोड़ी होती है, उसको हासिल करने वाले ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल यहां अगर हम एंजाइम की बात करें, एक्टिव साइट एक है, इसको हासिल करने वाले दो हैं। तो कंपिटिटिव इनहिबिटर्स की एक क्वालिटी है, क्योंकि हमने कहा था कि जो एक्टिव साइट है, ये बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव साइट हमेशा उस चीज़ को बाइंड करवाएगी जिसकी एक्टिव साइट की शेप और उस चीज़ की शेप आपस में मिलती जुलती होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्टिव साइट पे अगर दो चीज़ों को कंपटीशन हो रहा है, तो पहली जो बात दोनों चीज के अंदर कॉमन होनी चाहिए कि दोनों के अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तब जाके इनहिबिटर और सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड करेंगे। अगर दोनों चीजें इकट्ठी आ जाए, सबस्ट्रेट भी आ जाए, इनहिबिटर भी आ जाए, दोनों की शक्लो सूरत एक जैसी है, अब बाइंड कौन सा करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो यहां बाइंड करेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के इफेक्ट को बाद दफा हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे इनहिबिटर्स जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह का हो और वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करे, लेकिन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में फर्क क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही चीज हमने बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से विद सबस्ट्रेट के साथ दे आर सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट। तो ये बाइंडिंग साइट इनको इजीली सिलेक्ट कर लेती है। अब बाइंडिंग साइट के हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव साइट के अंदर, ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दो रीजन होते हैं, एक को बाइंडिंग साइट कहा जाता है, दूसरा कैटालिटिक साइट होती। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दोबारा दे देता हूं कि बाइंडिंग साइट वो साइट है जो तीन काम करती है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, नंबर 1, दूसरा एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को बाइंड करवाएगी और ES कॉम्प्लेक्स बनाएगी, तीसरा एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करेगी। अब कैटालिटिक साइट क्या है कि जब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां यही बात लिखी हुई है कि ये दे आर सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट। ये जो इनहिबिटर हैं, ये बाइंडिंग साइट तो इनको आसानी से सिलेक्ट कर लेती है क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन बट फेल टू एक्टिवेट कैटालिटिक साइट। लेकिन कैटालिटिक जो साइट है जिसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है वो एक्टिवेट नहीं होती, दस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, इस वजह से प्रोडक्ट नहीं बनती। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद
जब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो एग्जांपल में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो सामने आती है वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की है। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, इसके नाम से पहले इसके नाम पे हम गौर करते हैं। ऐसा एंजाइम, क्योंकि एस जहां भी आएगा तो वो एंजाइम को शो कर रहा होता है, ऐसा एंजाइम जो सक्सिनेट की डीहाइड्रोजिनेशन करे। अब डीहाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइन। तो जब सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट की डीहाइड्रोजिनेशन करेगा, यानी उससे हाइड्रोजन को निकालेगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है फ्यूमरेट। अच्छा, बेसिकली जिसके आखिर में ज्यादातर जब एट का वर्ड आए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसको सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करवाते हैं? फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर मैलोनिक एसिड आ जाए जिसका स्ट्रक्चर सक्सिनेट की तरह का है, तो ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड तो करेगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगी। यहां मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी ड्रा किया है कि सक्सिनेट जब सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड करेगा तो फ्यूमरेट बनेगी, लेकिन जब मैलोनेट या मैलोनिक एसिड जब सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड करेगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से आपको आइडिया हो जाएगा इनका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर एक जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 3 एसिड हमने बात की, सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड का फार्मूला भी डिस्कस करेंगे, फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला भी, और मैलोनिक एसिड का फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात जो आपने जहन में रखनी है, ये तीनों चीजें, ये भी, ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मुराद है? जिसके अंदर 2 COOH वाले कंपाउंड हो। इसका ओपन स्ट्रक्चर हम ये लिख सकते हैं, C+O*OH, ये इसका आप कह सकते हो ओपन स्ट्रक्चर है COOH का। तो ये तीनों हमारे पास सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और मैलोनिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। इसको हम ड्रा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम ड्रा कर लें, COOH। हमने कहा सक्सिनिक एसिड भी डाई कार्बोक, फ्यूमेरिक एसिड और मैलोनिक एसिड, तो पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ये 2 हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रा कर दी। हमने कहा सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। आपने एक बात याद रखनी, कार्बन हमेशा अपने साथ 4 बॉन्ड बनाते। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये 2 कार्बन तो आ गए, सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन आप दरमियान में लगा दें ऐसे, 2 कार्बन ये दरमियान में लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 4 कार्बन वाला सक्सिनिक एसिड आ गया। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके 4 बॉन्ड हम पूरे करेंगे। पहला 2 बॉन्ड एक ये, तो पहले वाला इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन इसके साथ कोई चीज हम अटैच नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे वाला है, इसको देखें आपने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये और एक ये, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें। उसके बाद इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा दें। इसके साथ चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसका मतलब है इसके साथ कुछ चीज अटैच नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इसको ड्रा करने का सिंपल सा तरीका ये है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा आपका प्रैक्टिस के लिए इसको दोबारा ड्रा कर देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप लगा देने, नंबर 1। फिर उसके बाद दरमियान में, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड है, दरमियान में C ये लग गया। अब हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये सक्सिनिक एसिड का फार्मूला हो। तो जब हम बात करते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की, तो उसने सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन निकालने हैं, और उसके बाद कौन सा कंपाउंड बनता है?
फ्यूमेरिक एसिड। तो ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, ये रिमूव कर देता है सक्सिनिक एसिड। तो ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ड्रा करने का तरीका क्या है कि पहले हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ड्रा करने 2, फिर हमने कहा ये 4 कार्बन कंपाउंड है तो 2 कार्बन हम यहां ड्रा कर देंगे। उसके बाद हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन चूंकि रिमूव हो चुके हैं, इस वजह से हम ये 2 हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। अब कार्बन की वैलेंसी हम कैसे पूरी करेंगे? 4 बॉन्ड बनाने, हम इसके दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दें। तो बिल्कुल सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें कार्बन 2 हैं, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन लगा। तो ये फ्यूमेरिक एसिड है। तो आप क्या सकते हैं कि सक्सिनिक एसिड की डिहाइड्रोजनेशन से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि सक्सिनिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है, यानी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो क्या बनता है? फ्यूमेरिक एसिड बनता है। लेकिन हम कहते हैं मेलोनिक एसिड जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड करेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब इनमें क्या फर्क है? इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, सिर्फ 1 कार्बन का फर्क है। यह भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ड्रा कैसे करेंगे? पहले आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ड्रा कर लें दोनों, और दरमियान में चूंकि 3 कार्बन है तो 2 ये आ गए, 1 कार्बन यहां आ जाएगा। अब इसके साथ भी 4 बॉन्ड है, इसके साथ भी 4 बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ 2 बॉन्ड है तो हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। 2 हाइड्रोजन लगा। अगर ये, अब दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन 1 कार्बन का डिफरेंस है, तो इस 1 कार्बन के डिफरेंस होने की वजह से सक्सिनिक एसिड जब मेलोनिक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जब मेलोनेट के साथ बाइंड करता है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। अच्छा, बुक में एक छोटा सा पॉइंट भी आपने याद रखना है। बुक में इन हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह नेगेटिव चार्ज लगा दी, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है, जो COOH है इसके 2 पोर्शन हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हाइड्रोजन वाला। जब हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो इस वजह से जब हम ये वाले हाइड्रोजन लिखेंगे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। अगर इन हाइड्रोजन को हम नहीं लिखते तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाजमी लगाना पड़ता है। तो बहरहाल सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और मेलोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बाद दफ़ा पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसके अंदर डिफरेंस आपने याद रखने। अच्छा, अगर इसका फार्मूला पूछ लिया जाए तो फार्मूला क्या? ये 4 कार्बन कंपाउंड C4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। तो ये इसका फार्मूला है। अब अभी हमने डिस्कस किया 2 हाइड्रोजन अगर निकाल दें तो फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। तो C4H4O4 ये फ्यूमेरिक एसिड का। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 कार्बन हैं, तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा दें तो 4 हाइड्रोजन है और 4 ही हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये मेलोनिक एसिड का फार्मूला बने। तो अक्सर इन स्ट्रक्चर को भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपने इसको अच्छी तरह याद। तो बुक में जो डायग्राम बनी हुई है, अगर आप, बल्कि आपको नज़र भी आ रही होगी, बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर आप देख सकते, बल्कि ये जो हमें डायग्राम आपको नज़र भी आ रही होगी, इसके अंदर आप देख सकते हैं जब सक्सिनिक एसिड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे आके बाइंड करता है तो फ्यूमेरिक एसिड बनता है। लेकिन आखिरी जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें मेलोनिक एसिड ने बाइंड किया, लेकिन आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनी हुई। तो ये डायग्राम आपने इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। अच्छा, उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे इनहिबिटर जो कंपटीशन में ना आए। कंपटीशन चीज एक होती है, मुकाबला करने वाले काफी सारे होते हैं। तो ये एक्टिव साइट पे मुकाबला ही नहीं करते, बल्कि इनका काम क्या है कि ये एंजाइम के किसी और जगह जाके बाइंड कर देते हैं। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है और इसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, पहले एंजाइम ऐसा था, इनहिबिटर यहां बाइंड किया, एंजाइम का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हमारे पास ये सबस्ट्रेट यहां के बाइंड करता भी है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और ये एक्टिव साइट के अलावा बाइंड करते हैं इनहिबिटर्स।
तो दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, दे अल्टर, ये बदल देते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन सच ए वे, इस तरह इफ जेन्युइन, अगर असल, जेन्युइन का मतलब होता है असल वाली सबस्ट्रेट आ भी जाए, कैटालिसिस जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है उसको कैटालिसिस कहा जाता है, जिसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है टू अकर, तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाया जाता है। तो उस ग्लाइकोलाइसिस में 8-9 स्टेप हैं। उस 8-9 स्टेप में जो आखिरी स्टेप वो ये है कि फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज। तो इसको एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है एलानिन, वो जब इसके साथ बाइंड करेगा तो ये वाला जो रिएक्शन है ये रुक जाएगा। तो पायरुवेट काइनेज विच कैटालाइजेस द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव, और ये नॉन कॉम्पिटिटिवली होगी, यानी इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, बाइंड विद एलानिन, और जब एलानिन बाइंड करेगा तो ये वाला स्टेप पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब पायरुवेट नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर ये रिमूव हो सकता है, इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आज का आखिरी लेक्चर था जो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड था। तो ये इनहिबिटर का दूसरा पोर्शन है। तो अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल या फिर कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, अक्सर इसमें से ये वाले स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो इसमें हमने डिफाइन किया था रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को, आगे उसकी टाइप्स उसको पहले डिफाइन किया, फिर उसकी एग्जांपल को हमने डिफाइन किया, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है उसकी डेफिनेशन हमने लिखी, और उसके बाद आखिर में उसकी एग्जांपल को मेंशन किया। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.